हेलो एवरीवन। नैनो केमिस्ट्री का पार्ट सेकेंड। आज इस वीडियो में नैनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी और नैनो पार्टिकल्स के जो करेक्टराइजेशन जो मेथड्स है उनकी इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें नैनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी। तो नैनो पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक लक्षण, और एक होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर एक तो आती है साइज, इसके अलावा साइज डिस्ट्रीब्यूशन, आकार और आकार का वितरण। दूसरा आता है शेप, आकृति और स्पेसिफिक सरफेस एरिया, विशिष्ट पृष्ठ क्षेत्रफल, एग्रीगेशन, सरफेस मॉडिफिकेशन, टोपोग्राफी। इसके अलावा आता है क्रिस्टलाइन संरचना, क्रिस्टलीय संरचना और सोल्युबिलिटी विलेयता। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है कि क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है या कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर देखो क्या आता है, केमिकल कंपोजिशन एंड कंसंट्रेशन, मतलब रासायनिक संगठन और उनकी सांद्रता नैनो पार्टिकल्स की। सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन, जिसके अंदर जो है वो नैनो पार्टिकल्स की जो पृष्ठ के ऊपर उनकी किस प्रकार की प्रवृत्ति है, उनकी पृष्ठीय ऊर्जा कितनी है, उसकी चर्चा करते हैं इसमें। जेटा पोटेंशियल या सरफेस चार्ज और रिएक्टिविटी, मतलब इनकी क्रियाशीलता, और हाइड्रोफिलिसिटी एंड हाइड्रोफोबिसिटी, मतलब कि जो विलायक होता है उसके साथ में वो घुलनशील है या नहीं है। तो ये होती है इनकी रासायनिक प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो फिजिकल और केमिकल्स प्रॉपर्टी है उनकी बात कर लेते हैं, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है, पार्टिकल साइज पर, पार्टिकल के आकार पे, उनकी आकृति पर और उनके अरेंजमेंट पर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, उनका किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, उसके ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात करें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्यों आएगी, क्योंकि ये डिपेंड करती है साइज पर, और साइज किस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर बात करते हैं कलर की, तो आपको सीधा ये भी पूछ सकते हैं कलर किस प्रकार की प्रॉपर्टी है। तो कलर एक प्रकार की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है। तो ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टी या जो कलर होता है वो डिपेंड करता है नैनो साइज पर। जैसे जैसे साइज में चेंज करेंगे वैसे वैसे इनका जो कलर होता है वो चेंज होता जाता है। तो साइज डिपेंडेंट कलर चेंज, जो कलर जो होता है वो साइज के ऊपर डिपेंडेंट होता है और कलर जो है वो चेंज होता जाता है। एग्जाम्पल ध्यान रखना है, गोल्ड जो होता है, एयू जो होता है, सोना जो होता है, वो नैनो पार्टिकल्स पर इसका जो कलर होता है वो या तो रेड होता है या पर्पल होता है। जबकि नॉर्मली आप सभी जानते हो कि जो गोल्ड होता है उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। सामान्यतः जो सोना होता है वो पीले कलर का होता है, लेकिन नैनो पार्टिकल साइज पर इसका कलर या तो रेड है या होगा या पर्पल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी के अंदर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं इनके गलनांक की। तो नैनो जो मटेरियल्स होते हैं उनके जो गलनांक होते हैं वो बल्क मटेरियल की तुलना में हमेशा ही कम होते हैं। अर्थात जो मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं, गलनांक जो बिंदु होंगे नैनो पार्टिकल्स के वो कम रहेंगे, और नैनो पार्टिकल्स की साइज अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो मेल्टिंग जो पॉइंट होते हैं नैनो मटेरियल्स के वो चेंज होते हैं ड्रास्टिकली, मतलब अचानक से चेंज होते हैं। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, साइज पर डिपेंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नैनो पार्टिकल्स जो होता है इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो साइज के साथ में डिक्रीज होते जाते हैं। जैसे एक तो है 50 नैनोमीटर और एक है 5 नैनोमीटर। तो 5 नैनोमीटर जो है इसकी साइज कम है तो इसके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, कम है। तो जैसे जैसे नैनो पार्टिकल्स की साइज डिक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे उनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड जो होता है, एयू जो होता है, 2.5 जो नैनोमीटर गोल्ड होता है, नैनोमीटर पार्टिकल्स है। नैनो पार्टिकल्स का मतलब 1 से 100 नैनोमीटर साइज होनी चाहिए। तो ये 2.5 नैनोमीटर है, तो ये किसके अंदर आ रहा है, नैनो पार्टिकल्स है। तो ये जो एयू होता है 2.5 नैनोमीटर पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
जबकि बल्क जो गोल्ड होता है, जो बड़ा जो गोल्ड होता है, बल्क मात्रा में जो गोल्ड होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है 1064 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेल्टिंग पॉइंट नैनो पार्टिकल्स के बहुत कम होते हैं, वो साइज पर डिपेंड करते हैं। इसी प्रकार देखिए, सोडियम जो क्लस्टर है, अगर सोडियम के अपन 1000 एटम्स ले रहे हैं, तो 1000 एटम को अगर सोडियम के एटम्स को एक साथ किया जाता है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट आएगा 288 केल्विन। 1000 एटम्स को अगर एक साथ कर दें, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, 303 केल्विन। और अगर बल्क सोडियम ले लिया जाए, अगर इनको 1000 से भी ज़्यादा एटम को एक दूसरे के साथ मिला दिया जाए, तो वो कैसे हो जाएंगे, बल्क हो जाएंगे। तब उनका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 371 केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो साइज पर डिपेंड करते हैं, और नैनो मटेरियल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बल्क मटेरियल की तुलना में हमेशा ही क्या होता है, कम होते हैं। ये भी ध्यान रखना है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी आती है, स्ट्रेंथ उनकी सामर्थ्य, हार्डनेस कठोरता, और फ्लेक्सिबिलिटी, ये किसके अंदर आते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ, हार्डनेस और फ्लेक्सिबिलिटी वेरी हाई पाई जाती है। ध्यान रखना है, इनकी जो मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, हाई होती है। नैनो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी सामर्थ्य, उनकी हार्डनेस और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। एग्जांपल देखिए, कार्बन नैनो ट्यूब, ये 100 गुना जो है वो ज़्यादा स्ट्रोंग होता है स्टील की तुलना में, जबकि ये जो है वो 6 गुना हल्का है, लाइटर है, हल्का हल्का अलग है और मजबूत अलग है। स्ट्रोंगर क्या है, मजबूत है। तो कार्बन जो नैनो ट्यूब होता है वो स्टील से 100 गुना तो क्या होता है, मजबूत होता है, लेकिन 6 गुना क्या होता है, हल्का होता है। हल्का होने के बावजूद भी ये कैसा होता है, मजबूत होता है। इसी प्रकार देखो, नैनो साइज के जो कॉपर और पैलेडियम है, कॉपर और जो पैलेडियम होते हैं, जैसे कि इनकी अगर रेंज ले ली जाए 5 से 7 नैनोमीटर, तो इनकी जो कठोरता होती है वो लगभग 500 जो % है वो अधिक हो जाती है बल्क मेटल की तुलना में। जो कॉपर और पैलेडियम जो होंगे, अगर उनकी साइज ले ली जाए 5 से 7 नैनोमीटर, तो इनकी जो कठोरता होगी वो 500% जो है वो ग्रेटर हो जाएगी, किसकी तुलना में, बल्क मेटल की तुलना में। तो जो नैनो मटेरियल्स होते हैं उनके हार्डनेस, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, वेरी हाई होती है। अगला ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैं जो सामान्यतः क्या होता है, जो नैनो मटेरियल्स होते हैं वो मेनली प्रदर्शित करते हैं सुपर पैरामैग्नेटिज्म होता है। ये किस प्रकार के होते हैं, सुपर पैरामैग्नेटिज्म होते हैं। और इनका जो मैग्नेटिज्म होता है, इनका जो चुंबकीय गुण होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रेजेंस में होता है। ये ध्यान रखना आपको। फेरो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो फेरो में चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, जब उनको नैनो साइज पर लाया जाता है, अर्थात उनकी जो संरचना है उसको चेंज करके, उनकी आकृति को चेंज करके उनकी जो साइज है वो नैनो साइज लाई जाती है, तो ये जो है वो कैसे हो जाते हैं, इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और ये सुपर पैरामैग्नेटिज्म बन जाते हैं। या फिर ये किसके समान दिखाई देते हैं, पैरामैग्नेटिज्म के समान दिखाई देते हैं। तो जो फेरोमैग्नेटिक जो पदार्थ होते हैं, पैराचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, वो नैनो साइज पर कैसे होते हैं, या तो सुपर पैरामैग्नेटिज्म होंगे, या फिर कैसे होंगे, चुंबकीय होंगे, अनुचुंबकीय होंगे, पैरामैग्नेटिज्म होंगे, कैसे होंगे, अनुचुंबकीय होंगे। इसी प्रकार देखिए, जो नॉन मैग्नेटिक बल्क मटेरियल्स है, कुछ ऐसे बल्क मटेरियल्स होते हैं जो कैसे होते हैं, अपने पास में नॉन मैग्नेटिक होते हैं, उनके अंदर चुंबकीय गुण नहीं होता है जब वो बल्क में है, जैसे गोल्ड है और प्लेटिनम है। गोल्ड और प्लेटिनम क्या होते हैं, चुंबकीय गुण इनके अंदर नहीं पाया जाता जब ये बल्क मटेरियल है, लेकिन जब इनको नैनो साइज में लाया जाता है, तो ये नॉन मैग्नेटिक से कैसे बन जाते हैं, मैग्नेटिक बन जाते हैं, चुंबकीय बन जाते हैं। ये चुंबकीय से कैसे हो जाते हैं, चुंबकीय हो जाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये भी हमको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे नैनो साइज के पार्टिकल्स होंगे, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो बल्क पार्टिकल्स की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं।
तो इनकी इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है नैनो पार्टिकल्स की, वो इंक्रीज होती है साइज के साथ। जैसे जैसे इनकी साइज डिक्रीज करेंगे, नैनो पार्टिकल्स की साइज डिक्रीज करेंगे, वैसे वैसे इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सामान्य रूप से बात की जाए तो बल्क जो मटेरियल्स होते हैं उनकी तुलना में नैनो मटेरियल्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का कारण क्या है, एक तो जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर सरफेस टू वॉल्यूम जो रेशियो है, सरफेस टू वॉल्यूम जो रेशियो होते हैं वो लार्जर होता है, हाई होता है। और एक इनके अंदर क्वांटम साइज इफेक्ट होने की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो बल्क मटेरियल से अधिक दिखाई देती है या दिख पाई जाती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सिलिकॉन जो होता है, सामान्य रूप से जो सिलिकॉन है वो कैसा होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर का मतलब है कुचालक होता है। लेकिन जब इसको नैनो साइज पर लाया जाता है तो ये कंडक्टिव बन जाता है। कैसा बन जाता है, चालक बन जाता है। प्रारंभ में ये कैसा होता है, सिलिकॉन इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है, लेकिन नैनो साइज पर ये कैसा हो जाता है, चालक हो जाता है। इसी प्रकार जो कार्बन नैनो ट्यूब होता है वो नैनो साइज पर या तो सुचालक के समान या फिर सेमीकंडक्टर के समान पाया जाता है। तो नैनो पार्टिकल्स होगा वो या तो सुचालक होते हैं या कैसे होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। और जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्वांटम टनलिंग जो इफेक्ट्स है वो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक तो आती है रिएक्टिविटी आती है, एक आती है सरफेस एनर्जी या सरफेस केमिस्ट्री आती है। इसके अलावा इनकी कैटलिस्ट जो प्रवृत्ति है वो आती है। इसके अलावा इनकी जो अपने पास में आयनिक पोटेंशियल जो है वो इसके अंदर आता है। तो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है ये किसके द्वारा ड्राइव होती है, हाई सरफेस एनर्जी एंड लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एटम्स लोकेट ऑन द सरफेस। इनकी हाई सरफेस एनर्जी, पृष्ठीय ऊर्जा, और इसका अलावा लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एटम, इसका मतलब है लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम एरिया। पृष्ठ टू वॉल्यूम जो आयतन एरिया होता है इनका लार्ज होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं उनको रिएक्ट करने के लिए ज़्यादा स्थान मिल जाते हैं, एक्टिव साइट ज़्यादा हो जाती है, जिससे उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अब केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टिविटी की। तो केमिकल जो प्रॉपर्टीज है इसके अंदर रिएक्टिविटी की अगर बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नैनो जो पार्टिकल्स होता है उनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो होता है वेरी हाई होता है। नैनो पार्टिकल्स का सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, वेरी हाई होता है। और ये इनका एक इम्पोर्टेंट करैक्टर होता है नैनो पार्टिकल्स का। और जैसे जैसे नैनो पार्टिकल्स की साइज को डिक्रीज करते हैं वैसे वैसे सरफेस एरिया क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया विथ डिक्रीज इन पार्टिकल साइज। और हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो के कारण ही जो ये अपने पास में नैनो पार्टिकल्स है वो मोर एक्टिव साइट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इनके अंदर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो हाई होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स को रिएक्ट करने के लिए ज़्यादा इनको जगह मिलेगी, और ज़्यादा जगह मिलेगी तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इनके अंदर जो उत्प्रेरकीय गुण है वो भी इफेक्टिव देखने को मिलते हैं, उत्प्रेरकीय गुण भी हाई होते हैं। उसका कारण भी क्या होता है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। नेक्स्ट है जेटा पोटेंशियल। तो जेटा पोटेंशियल जो होता है वो इंडिकेट करता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल इन कोलाइडल डिस्पर्सन। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होता है उनके अंदर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल जो होता है, जो कोलाइडल जो कण होता है, आप सभी जानते हो तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो अपने पास मेथड होता है जिसके अंदर कोलाइड के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक लगे होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो पार्टिकल साइड किसकी तरफ मूव करेंगे, अगर किसी भी साइड मूव नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जो विभव, इन दोनों के बीच में जो विभव उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, जेटा पोटेंशियल बोला जाता है। तो जेटा पोटेंशियल के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि वो कितना स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। और जो पार्टिकल्स है वो आपस में जब एग्रीगेशन करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, संगठन करेंगे, तो उनकी टेंडेंसी कितनी है। अगर जेटा विभव कम है तो पार्टिकल जो है वो किसी न किसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके जमा हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो उनकी एग्रीगेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
नेक्स्ट है सरफेस केमिस्ट्री। तो नैनो जो पार्टिकल्स है इनके इनके अंदर क्या होता है, कैन बी इजीली फंक्शनलाइज विथ स्पेसिफिक मोलिक्यूल्स। तो नैनो पार्टिकल्स है इसके अंदर लिगेंड, पॉलीमर, ड्रग्स, इस प्रकार की जो अपने पास में साइट्स होते हैं उनको इजीली जो है उनके ऊपर फंक्शन किया जा सकता है, इजीली उनके ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं नैनो पार्टिकल्स। और ये क्या करते हैं कि टेलर टू देयर बिहेवियर फॉर टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी और सेंसर। नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं वो इजीली क्या कर देता है कि लिगेंड है, पॉलीमर है, ड्रग्स है, उनकी जो सरफेस है उसको इजीली जो है ये क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं और इजीली उनके ऊपर रिएक्ट कर लेते हैं। उनको टारगेट इनको जो है उनका इनका जो टारगेट है वो इजीली इनको प्राप्त हो जाता है, जिसका कारण क्या है, इनकी साइज का छोटा होना और इनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या होना, ज़्यादा होना। वेरी इंपॉर्टेंट अगला है कैटलिस्ट एक्टिविटी, उत्प्रेरकी गुण। तो आपने अभी अपने स्टार्टिंग में देखा था कि जैसे जैसे नैनो पार्टिकल्स की साइज डिक्रीज होती जाती है वैसे वैसे सरफेस एरिया क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो जो सरफेस एरिया होता है वो पार्टिकल साइज डिक्रीज के साथ में इंक्रीज होता जाता है। और नैनो मटेरियल जो बेस कैटलिस्ट होते हैं वो उनकी जो एक्टिविटी होती है या रिएक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो मोस्टली जो नैनो मटेरियल्स होते हैं वो कैटलिस्ट के रूप में या उत्प्रेरक के रूप में वर्क करते हैं, या उनकी जो उत्प्रेरकीय क्रियाशीलता होती है वो क्या होती है, उच्च होती है। ये ध्यान रखना आपको, यूजुअली जो नैनो पार्टिकल्स होता है उनकी जो कैटलिस्ट प्रवृत्ति होती है, जो उत्प्रेरकीय प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, हेट्रोजीनियस होती है, विषमीय होती है। ये किस प्रकार के होते हैं, विषमदेशिक होते हैं, विषमीय होते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है, हेट्रोजीनियस होती है। एग्जाम्पल ध्यान रखना है, जैसे पीडी है, पीटी है, नैनो जो पार्टिकल्स है पीडी और पीटी इनका यूज करते हैं हाइड्रोजेनेसिस में। जो हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन है उनके अंदर पीटी पीडी का यूज किया जाता है। इसी प्रकार ये ध्यान रखना है, टाइटेनियम ऑक्साइड और जेडन ऑक्साइड इन दोनों का यूज किया जाता है फोटो कैटालिसिस के अंदर। प्रकाशीय जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया होती है उनके अंदर TiO2 और ZnO का यूज किया जाता है। इसी प्रकार देखो ये भी ध्यान रखना है, जो बल्क अपने पास में गोल्ड होता है, सोना होता है, वो तो इनरिएक्टिव होता है, कोई क्रिया नहीं करता है। लेकिन जो नैनो साइज का अपने पास में गोल्ड होता है वो अच्छी जो है वो गुड कैटलिस्ट प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए। तो सामान्य रूप से जो गोल्ड होता है वो बल्क अमाउंट के अंदर इनरिएक्टिव होता है, लेकिन नैनो पार्टिकल साइज के ऊपर इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है और ये कैटलिस्ट के रूप में वर्क करते हैं विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, उपयोग के अंदर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज। जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर कुछ एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जीवाणु है, कवक है, इनके प्रति जो है इनके प्रति विषाक्तता का गुण प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार के जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको ये जो है वो या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं या उनको समाप्त कर देते हैं। तो सर्टेन जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि सिल्वर है और कॉपर है, मोस्टली सिल्वर और जो कॉपर होते हैं ये टॉक्सिक इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं किसके ऊपर, बैक्टीरिया और फंगाई के ऊपर। बैक्टीरिया और फंजाई के ऊपर जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो जीवाणु और जो कवक होता है उनकी ग्रोथ या तो क्या हो जाती है, रुक जाती है, या वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो एजी और सीयू का जो यूज है वो एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी के अंदर किया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, नैनो पार्टिकल साइज इंक्रीज करेंगे तो उनकी परमेसिबिलिटी जो है और डिफ्यूजन जो कोफिशिएंट है वो डिक्रीज होगा। परमिसिबिलिटी क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की प्रवृत्ति, या अपन कह सकते हैं पारदर्शिता। परमिसिबिलिटी का मतलब पारदर्शिता। तो नैनो पार्टिकल साइज इंक्रीज होंगे तो उनकी परमिसिबिलिटी और उनकी डिफ्यूजन कोफिशिएंट दोनों ही क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कंपेयर क्या हुआ है बल्क मटेरियल्स और नैनो पार्टिकल्स में। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना आपको, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो नैनो पार्टिकल्स का होता है वेरी एक्सट्रीमली हाई होता है। नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमली हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो प्रदर्शित करते हैं,
जबकि बल्क जो मटेरियल्स होते हैं उनका वो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, कम होता है। सेकंड भी ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो साइज के साथ में डिक्रीज होता जाता है, लेकिन जो बल्क मटेरियल्स होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन नैनो पार्टिकल्स का साइज के साथ में डिक्रीज होता जाता है। रिएक्टिविटी की बात करें तो नैनो पार्टिकल्स के अंदर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हाई होता है, इस वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है और इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जबकि बल्क जो मटेरियल्स होते हैं उनकी स्टैंडर्ड जो है रिएक्टिविटी पाई जाती है। ऑप्टिकल बिहेवियर की बात करें तो जो बल्क मटेरियल्स होते हैं उनकी कांस्टेंट रहती है, इनका जो कलर होता है वो कांस्टेंट रहता है। जगह जैसे अगर अपन बात करें बल्क गोल्ड की, तो बल्क बल्क जो सोना होता है उसका जो कलर होता है येलो होता है, लेकिन जो नैनो पार्टिकल्स होता है उनका जो अपने पास ऑप्टिकल बिहेवियर है या जो कलर है वो डिपेंड करता है साइज पर। तो ये कैसा होता है, साइज डिपेंडेंट होता है, जिस वजह से इसका कलर नैनो साइज पर या तो रेड होता है या पर्पल होता है। इसी प्रकार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बात की जाए तो जो अपने पास में बल्क जो मटेरियल्स होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक, पैराचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो सुपर पैरामैग्नेटिक करैक्टर प्रदर्शित करते हैं। ये थी अपने पास में केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी नैनो पार्टिकल्स की। अब आगे चर्चा करेंगे करैक्टरिस्टिक सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो जो नैनो पार्टिकल्स का सिंथेसिस किया जाता है या नैनो पार्टिकल्स को बनाने के दो प्रकार के अप्रोच होते हैं, एक होता है बॉटम, एक होता है टॉप डाउन। बॉटम का अंदर क्या होता है, नीचे से ऊपर, मतलब जो सबसे पहले क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको जो है, जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको जो है आपस में जोड़ के नैनो साइज के अंदर लाया जाता है, तो इसको बोलते हैं बॉटम। और टॉप डाउन में क्या होता है, बड़े बड़े कण होते हैं, बड़े बड़े कणों को तोड़ के फिर उनको नैनो साइज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं टॉप डाउन। ये कुछ मेथड्स काम में लेते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, पूछे जा सकते हैं, सीधे सीधे पूछ लेते हैं यहाँ से कि जैसे टॉप डाउन जो अप्रोच है, तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होगा, बड़ा बल्क मटेरियल्स होगा, बल्क मटेरियल्स को तोड़ के छोटा छोटा पार्टिकल्स करके फिर उनको नैनो पार्टिकल साइज में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए कौन कौन सी मेथड काम लेते हैं, एक तो होता है मैकेनिकल माइलिंग या इसको बोलते हैं बॉल माइलिंग, एक होता है इचिंग, एक होता है लेजर एब्लिशन, एक होता है स्पुटरिंग और एक होता है इलेक्ट्रो एक्सप्लोजन। केवल आपको नाम ही ध्यान रखना है इनके अंदर। सीधा पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा मेथड जो होता है वो प्रयुक्त किया जाता है टॉप डाउन में या अपने पास में बॉटम में या टॉप डाउन। इसी प्रकार देखो बॉटम में क्या होता है कि सबसे पहले जो एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल्स होते हैं, कण जो होता है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, फिर उनको आपस में मिक्स किया जाता है, मिक्स करके फिर उनको न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट करते हैं, नाभिक के अंदर, और फिर उनको थोड़ा और बड़ा करके नैनो पार्टिकल साइज में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए काम में कौन कौन से मेथड लेते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड सिंथेसिस, स्पाइनिंग, सोल जेल मेथड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सोल जेल प्रोसेस जो होती है वो किसके लिए काम में लेते हैं, बॉटम अप्रोच के लिए काम में लेते हैं। और लेजर पायरोलाइसिस, लेजर एब्लिशन किस में काम में लेते हैं, लेजर एब्लिशन काम में लेते हैं टॉप डाउन में, और लेजर पायरोलिसिस किस में काम में लेते हैं, बॉटम में। केमिकल वेपर डिपोजिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, CVD, इसका फुल नेम भी पूछ लेते हैं, केमिकल वेपर डिपोजिशन, मॉलिक्यूलर कंडेंसन, केमिकल रिडक्शन और ग्रीन सिंथेसिस। अब कुछ अपने पास में मेथड्स है, ये जो मेथड काम लेते हैं टॉप डाउन और बॉटम डाउन के लिए, उनको डिवाइड किया गया है कि फिजिकल, केमिकल और ग्रीन मेथड्स का मतलब है बायोलॉजिकल मेथड। कौन कौन से मेथड जो होता है उनके अंदर केमिकल्स कौन से मेथड है, फिजिकल कौन से हैं, बायोलॉजिकल कौन से, कभी ऐसे ही भी किसी पूछ लेते हैं, सीधा नाम दे देते हैं और आपको पूछ लेते हैं ये किस प्रकार का मेथड है। तो देखो बायोलॉजिकल तो आप आसानी से नाम बता सकते हो, बायोलॉजिकल जो भी बायोलॉजिकल बेस्ड नाम होंगे, जैसे प्लांट बेस्ड नाम होगा, एंजाइम है, विटामिन है, पॉलीसेकेराइड है, प्लांट मटेरियल्स है। इसी प्रकार माइक्रोवेव जो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, हिस्ट है, लाइकेन है, मशरूम है, तो इनका नाम, ये तो जो है नाम से पता चल रहा है किस प्रकार के बायोलॉजिकल है। केमिकल मेथड्स के अंदर देखो वेट केमिकल मेथड, एक होता है सोल जेल मेथड, एक होता है को प्रेसिपिटेशन, केमिकल वेपर डिपोजिशन,
केमिकल वेपर डिपोजिशन और सोल जेल मेथड, ये 2 इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। और सोल्वोथर्मल और इलेक्ट्रोकेमिकल, ये किसके अंदर आता है? केमिकल मेथड में आता है। और ये दोनों केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड किस में काम में लेते हैं? बॉटम में काम में लेते हैं, बॉटम अप्रोच में। जबकि टॉप जो डाउन होता है, टॉप डाउन में क्या होता है? बड़ा क्या होता है और बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना होता है। तो मोस्टली जो फिजिकल मेथड्स होते हैं, जैसे हथौड़े से या उनको जो है चोट पहुंचा के कैसे भी करके उनको छोटे-छोटे कणों में तोड़ते हैं, तो वो कौन से मेथड्स होते हैं? फिजिकल मेथड होते हैं। फिजिकल मेथड के अंदर पहला कौन सा? मैकेनिकल या बॉल माइलिंग, लेजर एब्लेशन, इलेक्ट्रोस्पिनिंग, अल्ट्रासोनिक सोनिकेशन, माइक्रोवेव, फोटो इरिडेशन, आर्क डिस्चार्ज और स्प्रे पाइरोलाइसिस। स्प्रे पाइरोलाइसिस ध्यान करना है आपको, किस प्रकार का मेथड है? फिजिकल मेथड है। जबकि वहां पे अपन ने देखा था लेजर, लेजर जो पाइरोलाइसिस है, ये स्पाइरोपाइरोलाइसिस किस में काम लेते हैं? टॉप डाउन में काम लेते हैं स्पाइरोपाइरोलाइसिस। और जो लेजर वाला काम है किस में ले रहे थे? लेजर पाइरोलाइसिस काम में ले रहे हैं टॉप टॉप अप्रोच में। जबकि जो अपने पास में लेजर ये लेजर पाइरोलाइसिस काम में लेंगे टॉप अप में, और स्प्रे पाइरोलाइसिस काम में किस में लेंगे? टॉप डाउन में। और लिथोग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ लेते हैं लिथोग्राफी। एक बार क्या हुआ था कि क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा पूछा था इनमें से कौन सा नैनोसिंथेसिस बनाने का मेथड है? इनमें से कोई भी नाम दे दिए थे। तो वहां पे लिथोग्राफी लिखा हुआ था केवल, बाकी जो मेथड लिखे हुए थे वो दूसरे, इनमें से कोई भी एक मेथड नहीं था। तो सीधे आपको केवल नाम ध्यान रखना है इसके अंदर, कौन से जो मेथड है केमिकल नैनोसिंथेसिस के मेथड है, कौन से फिजिकल है, कौन से केमिकल है, कौन से बायोलॉजिकल है, और फिर टॉप डाउन क्या है, वो आपको ध्यान रखना। अब है कैरेक्टरिस्टिक मेथड्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो पार्टिकल्स के जो करैक्टर है, जैसे फिजिकल है, जैसे केमिकल्स है, तो उन करैक्टर्स को करैक्टराइज करने के लिए, उनका जो है विश्लेषण करने के लिए, या नैनो पार्टिकल्स को जो डिस्क्राइब करने के लिए विभिन्न प्रकार के मेथड्स काम में लेते हैं। वो 2 प्रकार के मेथड काम में लेते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपी और एक होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कुछ इम्पोर्टेंट, वैसे बहुत सारे जो है वो मेथड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो है वो अपने को कुछ इम्पोर्टेंट मेथड ही है जो आरपीसी जिनके अराउंड जो है क्वेश्चन पूछती रहती है, केवल उन्हीं की इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे। तो माइक्रोस्कोपी मेथड के अंदर देखो कौन कौन से, सबसे पहले तो आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखनी है, सीधा कभी कभार यही पूछ लेते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक मेथड, पहला स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी, सैम। सैम का क्या मतलब हो गया? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी। टेम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये दोनों किस प्रकार के माइक्रोस्कोपिक होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी होते हैं। दोनों किस प्रकार के होते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं इनको। स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोपी, एसटीएम, और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, एएफएम, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। तो आपको शॉर्ट फॉर्म, ये फुल फॉर्म इनकी ध्यान रखनी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखो, आप सभी जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स होते हैं, लेकिन नैनो पार्टिकल्स के लिए मोस्टली जो काम में लेते हैं वो 3 प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड काम में लेते हैं। एक होता है एक्स-रे डिफ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं एक्सआरडी, एक होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एक होता है एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये इनका क्या कार्य होता है मेन, और नैनो पार्टिकल्स के कौन से करैक्टर को ये डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले बात करें सेम की। सेम जो है टेम और सेम दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेम का मतलब क्या है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोपिक है, ये एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, और इसका जो यूज किया जाता है वो ऑब्जर्वेशन किसके ऑब्जर्वेशन करने के लिए? सरफेस मॉर्फोलॉजी और डिस्पर्सन ऑफ नैनो पार्टिकल्स के लिए इसका यूज किया जाता है। ये इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं देता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो केवल सरफेस की जानकारी देता है। पृष्ठ के सरफेस के जो अराउंडिंग जो जानकारी होती है वो केवल देता है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं या जो कण होते हैं, नैनो पार्टिकल्स की इंटरनल कोई भी जानकारी नहीं देता। उनकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल जो कंपोजिशन है, उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता है। और ये सरफेस मॉर्फोलॉजी, टोपोलॉजी, इसके अलावा डिस्पर्सन ऑफ नैनो पार्टिकल्स का ऑब्जर्वेशन करता है, इनकी जानकारी प्रोवाइड करवाता है।
तो जो सेम होता है इसके ये क्या-क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये एक तो अपने को इन्फॉर्मेशन देता है द सरफेस टोपोग्राफी सैंपल की, जैसे रफनेस है, सरफेस जो है वो किस प्रकार की रफ है, या स्मूथनेस है, या कंपोजिशन जो पार्टिकल्स है उनका कंपोजिशन किस प्रकार का है, कि जो पार्टिकल्स का जो सैंपल है वो एलिमेंट्री है, कंपोजिशन उनका परमाणु तत्वीय जो संगठन होता है वो। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स की शेप, आकृति, पार्टिकल का आकार, पार्टिकल्स का ऑर्डर, पार्टिकल्स जो होता है उनका किस प्रकार का ऑर्डर है। इसके अलावा क्रिस्टलोग्राफी की इंफॉर्मेशन देता है ये। क्रिस्टलोग्राफी के अंदर क्या पढ़ते हैं कि जो एटम्स होते हैं, जो नैनो पार्टिकल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट किस प्रकार का है। तो इनकी जो इंफॉर्मेशन है ये सेम देता है, लेकिन ये इंटरनल जो है स्ट्रक्चर की कोई भी जानकारी नहीं देता है। जो सेम होता है इसकी कैपेबिलिटी होती है हाई रिजोल्यूशन इमेज प्राप्त करने की, और इसकी रिजोल्यूशन जो होती है वो कितनी होती है, 1 नैनोमीटर होती है। नेक्स्ट है टेम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। टेम जो होता है वो हाई रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसकी जो रिजोल्यूशन रेट होती है वो सेम से भी क्या होती है, हाई होती है, और इसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स। टेम जो होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं देता, लेकिन टेम जो होता है इसके द्वारा जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है या इंटरनल जो कंपोजिशन है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है। बाकी जो सेम के काम है जैसे टोपोग्राफी है, मॉर्फोलॉजी है, वो टेम भी जो है वो उनकी इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जो से टेम होता है ये मॉर्फोलॉजी, स्ट्रेस, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटिक इन गुणों की जो है वो इंफॉर्मेशन देता है, और ये जो है वो हाई रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन रखता है। तो सेम और टेम दोनों में क्या अंतर है, जो सेम होता है वो इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन टेम देता है। एसटीएम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी, तो ये जो है मेनली किसके ऊपर बेस होती है, क्वांटम टनलिंग के ऊपर बेस होती है। टनलिंग का मतलब क्या है, जैसे ये दो में अपने पास में मटेरियल्स हैं और इनके बीच में ये ब्रिज बना हुआ है। अब अगर ये ब्रिज जो है वो लंबा है या मतलब कि इसके अंदर चौड़ा है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर इस ब्रिज की जो लेंथ है उसको कम कर दिया जाए, विड्थ इसकी चौड़ाई को कम कर दिया जाए, तो पार्टिकल जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो इस प्रकार का जो इफेक्ट होता है उसको बोलता है टर्निंग इफेक्ट। अब आपको ध्यान रखना है कि एसटीएम जो होता है वो 3 डिग्री टोपोग्राफी, साइज टोपोग्राफी में अंदर साइज, शेप, पेरियोडिसिटी ऑफ फीचर्स एंड सरफेस रफनेस इसकी इंफॉर्मेशन देता है। किसमें देता है, 3D में देता है। ये किस प्रकार का माइक्रोस्कोपी होता है, 3D माइक्रोस्कोपी होता है। इसके अलावा इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और एलिमेंटल जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी इसके द्वारा याद किया जा सकता है। तो इसके एडवांटेज क्या है, एक तो ये वेरी हाई इमेज रिजोल्यूशन रखता है, ये कैपेबल होता है सीनिंग एंड मैनिपुलेटिंग एटम्स, एटम को देख भी सकता है और उनको चेंज उनके अंदर हेर बदल भी कर सकता है। और जो एसटीएम होता है ये वैक्यूम के साथ साथ एयर और लिक्विड या गैस के अंदर भी यूजफुल होता है, जबकि टेम और जो सेम होते हैं वो दोनों केवल वैक्यूम में वर्क करते हैं। लेकिन जो एसटीएम होता है वो वैक्यूम के साथ साथ एयर या कोई भी लिक्विड हो या कोई गैस हो उनके अंदर भी क्या होता है, यूजफुल होता है। अब एएफएम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। एटॉमिक जो फोर्स माइक्रोस्कोपी होता है वो एक प्रकार का स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी का प्रकार है। एसपीएम स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी, तो इसी का प्रकार है एएफएम। एटॉमिक फोर्स जो माइक्रोस्कोपी होती है ये भी किस प्रकार की 3D जो है करेक्टराइजेशन है उसको अलाउ करता है, जबकि सेम और टेम होते हैं 2D होता है, लेकिन एएफएम और एसटीएम दोनों किस प्रकार के होते हैं, 3D होता है। और जो एएफएम होता है ये नैनो पार्टिकल साइज 0.5 नैनो जो पार्टिकल्स है उनके करेक्टराइजेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और जो टेम सेम था उसके अंदर देखा था 1 नैनोमीटर के जो पार्टिकल्स है उनका करेक्टराइजेशन किया जा सकता है। मतलब ये जो एएफएम है इसके अंदर वो छोटे से छोटा जो नैनो पार्टिकल्स है उसका भी करेक्टराइजेशन किया
जा सकता है। ये सेम की तुलना में क्या है, ज़्यादा यूज़फुल है। एएफएम यूज़ इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टू प्रोवाइड हाई रिजोल्यूशन 3D टोपोग्राफी मॉर्फोलॉजी ऑफ सैंपल एट द नैनो स्केल। जो एएफएम है, इसका जो यूज किया जाता है वो 3D टोपोग्राफी और मॉर्फोलॉजी जो सैंपल्स होते हैं उनकी प्राप्त करने के लिए करते हैं। और इसके अंदर जो फोर्स होता है वो इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके हाई रिजोल्यूशन 3D टोपोग्राफी सैंपल जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। It can also use for the force measurements and determine mechanical properties like stiffness। ये जो एएफएम है इसके अंदर इसका नाम क्या आ रहा है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। तो इसके द्वारा फोर्स जो होता है इनके बीच में जो बंद होते हैं उनका मेजरमेंट भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये जो होता है वो नैनो पार्टिकल्स की कौन सी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर अपन ने देखा था स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अलावा स्टिफनेस है। तो इनकी जानकारी इसके द्वारा प्राप्त होती है। एएफएम जो होता है इसके ये ऑपरेट करता है किसके द्वारा, मेजरिंग द फोर्स बिटवीन ए शार्प प्रोब एंड द सरफेस ऑफ ए सैंपल। अभी अपन ने ऊपर लाइन पढ़ी कि ये जो एएफएम होता है ये मेजरमेंट करता है किसका, फोर्सेस का, बंद का क्या करता है, मेजरमेंट करता है। फोर्स किनके बीच में ऑपरेट होते हैं, फोर्स किनके बीच में लग रहे हैं, एक तो शार्प प्रोब के बीच में और एक है सरफेस ऑफ द सैंपल। और ये जो फोर्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वांडर वाल फोर्सेस होते हैं। एएफएम के अंदर जो फोर्सेस होता है, जिन जिन फोर्सेस का डिटर्मिनेशन किया जाता है वो किस प्रकार के होते हैं, वांडर वाल होते हैं। और वांडर वाल फोर्सेस जो होता है वो वीक होते हैं, शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन रखते हैं और वीक होते हैं। इसके साथ साथ इनके ये कैन भी अट्रैक्ट या अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, आकर्षित भी हो सकते हैं और प्रतिकर्षित भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं उनकी डिस्टेंस पर कि सरफेस और जो टिप है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। अगर डिस्टेंस कम है, एक दूसरे को बहुत क्लोज है तो रिपल्सन होगा, और डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है तो एक दूसरे के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। एक दूसरे के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल उत्पन्न होगा। तो मेनली एएफएम के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ये फोर्स का मेजरमेंट करता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करता है। इनके अंदर जो फोर्सेस होते हैं वो वांडर वाल होते हैं। ये 3D हाई रिजोल्यूशन टोपोग्राफी और मॉर्फोलॉजी सैंपल की जो है उसका डिटर्मिनेशन करता है। इसके अलावा इसमें जो नैनो पार्टिकल्स की साइज 0.5 नैनो पार्टिकल्स तक भी इसके अंदर इनका कैरेक्टराइजेशन किया जा सकता है। अब ये देखो टेबल है, इसके अंदर एसटीएम, एएफएम और टेम और सेम इनका कंपेरिजन किया गया है, तो ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले बात करें इमेजिंग, जो इमेज प्राप्त होती है उसका प्रिंसिपल क्या है। तो एसटीएम का फुल फॉर्म क्या है, स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोपी। तो इसके अंदर टर्निंग जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो प्रिंसिपल के रूप में वर्क होता है। इसमें क्या होता है, एटॉमिक फोर्स, तो यहाँ पे इंटर एटॉमिक फोर्सेस प्रिंसिपल होता है। और ये दोनों किस प्रकार की माइक्रोस्कोपी होती है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी होती है। तो इन दोनों के अंदर जो मेन जो इमेज प्राप्त होती है वो किसकी वजह से प्राप्त होती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसकी वजह से प्राप्त होती है। एनवायरनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जो एसटीएम है उसके अंदर इन्वायरमेंट वैक्यूम भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और एएफएम के अंदर भी सभी हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर कौन सा होता है, वैक्यूम होता है। और डायमेंशन जो है एसटीएम और एएफएम है ये दोनों 3D होती है। ये जो हाई रिजोल्यूशन होता है वो 3D प्राप्त होता है इसके अंदर। और जो टेम और सेम है इनके अंदर जो रिजोल्यूशन होता है वो 2D प्राप्त होता है। जो सैंपल्स होता है उसकी जो साइज होती है या 2 डायमेंशनल होती है, जबकि इन दोनों के अंदर 3 डायमेंशनल होती है। सैंपल की बात करें तो एसटीएम के अंदर जो सैंपल लिया जाता है वो या तो कंडक्टर होना चाहिए, जो चालक होना चाहिए, या सेमीकंडक्टर होना चाहिए। जबकि एएफएम के अंदर सभी प्रकार के सैंपल्स चलते हैं, किसी भी प्रकार का सैंपल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके अंदर भी दोनों प्रकार के होने चाहिए, या तो कंडक्टर होने चाहिए या सेमीकंडक्टर होने चाहिए। रिजोल्यूशन रेट की बात करें तो एसटीएम की रिजोल्यूशन जो रेट होती है वो 0.01 नैनोमीटर से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और एएफएम की रिजोल्यूशन रेट जो होती है वो 0.1 नैनोमीटर से ग्रेटर होती है, और टेम की होती है 0.01 नैनोमीटर से।
और इसकी रेजोल्यूशन रेट होती है 1 नैनोमीटर। तो जिसकी रेजोल्यूशन रेट जो है वो हाई है, मतलब कि उसकी नैनो पार्टिकल साइज से हाई है, तो उसकी वो क्या होती है, अच्छी होती है। इंटरेक्शन की बात करें तो एसटीएम के अंदर नॉन कॉन्टैक्ट होता है और एएफएम के अंदर कॉन्टैक्टेबल भी हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्टेबल भी हो सकता है। जो फोर्सेस होता है उनके बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। एसटीएम और सीएम के अंदर, दोनों के अंदर जो इंटरेक्शन होती है वो किस प्रकार की होती है, नॉन कॉन्टैक्टेबल होती है। अब बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सबसे पहले बात किसकी करें, एक्सरे डिफ्रैक्शन की, एक्सआरडी। एक्स-रे डिफ्रैक्शन आप सामान्य रूप से जब भी बात करते हो क्रिस्टल संरचना की या बात करते हो ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था में अपन क्रिस्टल संरचना पढ़ते हैं, क्रिस्टल संरचना के अंदर एक्सआरडी डिफ्रैक्शन की बात की जाती है। तो एक्सआरडी जो डिफ्रैक्शन होता है, ये वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स, ये विभिन्न प्रकार के जो सिंगल क्रिस्टल होते हैं या पॉलीक्रिस्टलाइन जो मटेरियल्स होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक या उनके जो लक्षण है उनकी जानकारी देता है। और जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन होता है वो किस पर, इसमें यूज़ किसका किया जाता है, ब्रेग लॉ का यूज़ किया जाता है। ब्रेग लॉ क्या कहता है, एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। एन क्या है, ऑर्डर है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ, डी क्या है, इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है, और साइन थीटा एंगल है जिस एंगल के ऊपर वो क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है। ब्रेग जो लॉ होता है वो डिस्क्राइब करता है कोहेरेंट इलास्टिक स्कैटरिंग को। इसका मतलब ये होता है कि टक्कर होने और टक्कर के बाद में उनकी ऊर्जा में कोई भी चेंज नहीं आता है, और इस प्रकार की जो स्कैटरिंग होती है उसको रेले स्कैटरिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है, जब कोई भी अपने पास में प्रकाश की किरण जब किसी मटेरियल के ऊपर आपतित होती है, डाली जाती है, जब ये वापस रिफ्लेक्ट होती है, डिफ्रैक्ट होती है, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है या इनकी जो अपन कह सकते हैं, न्यू क्या होगी अपने पास में, इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या रहती है, बराबर बनी हुई रहती है, जैसे इसको दे दिया अपन ने। तो यहाँ पे क्या होती है, रेले स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है या इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब होता है कि जब इसके ऊपर आप किरण आपतित की जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति और यहाँ से परावर्तित होने के बाद की जो आवृत्ति होती है वो एक दूसरे क्या होती है, बराबर होती है, उनमें कोई चेंज नहीं आता। एक्स-रे जो डिफ्रैक्शन होता है इसके अंदर स्मॉलर जो क्रिस्टल्स होते हैं, मोस्टली जो नैनो पार्टिकल साइज के जो क्रिस्टल्स होते हैं, इसके अंदर देखो क्रिस्टल ध्यान रखना है। एक्स-रे डिफ्रैक्शन की जब भी बात करेंगे तो क्रिस्टल से रिलेटेड कोई भी अगर चीज पूछी जा रही है तो वहां पे कौन सा डिफ्रैक्शन काम आएगा, एक्स-रे डिफ्रैक्शन काम आएगा। ये क्रिस्टल की संरचना की बात करें, चाहे क्रिस्टल सैंपल की बात करें, किसी की भी बात करें, तो एक्सआरडी जो होता है वो स्मॉलर जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे उनकी साइज 100 नैनोमीटर से कम है, मतलब नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी जो संरचना की उनकी जो करैक्टर है उनको ये प्रोड्यूस करता है, और इसके अंदर प्रोड्यूस होती है ब्रॉडर एक्सआरडी पीक। तो जिनकी साइज छोटी होगी या जो 100 नैनो पार्टिकल्स साइज के होंगे, उनकी जो पीक प्राप्त होती है वो किस प्रकार की होती है, ब्रॉडर होती है, चौड़ी होती है। और इसको जो यूज है वो किसके द्वारा किया जाता है, शेकरर फॉर्मूले के द्वारा इसका यूज किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा था कि एक्सआरडी जो होता है उसके अंदर किसका यूज करते हैं, तो शेरर एक्सप्रेशन या शेरर जो फॉर्मूला होता है उसका यूज किया जाता है। ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। शेरर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी इक्वल टू के लैम्डा अपॉन बीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो डी क्या है, क्रिस्टलाइन साइज है, क्रिस्टल जो है उसकी साइज है। के क्या है यहाँ पे, शेप फैक्टर या इसको शेरर फैक्टर भी बोलते हैं या शेरर कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू अराउंड होती है 0.9 के अराउंड, लगभग 0.62 से होती है 0.85 समथिंग कुछ होती है। तो ये लगभग 0.9 होती है ओवरऑल देखा जाए तो। और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, बीटा क्या है, फुल विड्थ 8 हाफ मैक्सिमम। देखो यहाँ पे अपने पास में ये पीक प्राप्त हो रही है, हाई वाली पीक प्राप्त हो रही है,
अब इनकी जो चौड़ाई है, इसका जो आधा भाग, इस चौड़ाई का जो आधा भाग है, इसको क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे। ये फुल अपने पास में इसकी चौड़ाई है, उसका इसका जो हाफ जो मैक्सिमम है, इसका जो हाफ का जो मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? बीटा कहा जाता है। तो आपको एक तो ये समीकरण ध्यान रखने हैं, एक आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रेग इक्वेशन है वो किस पर वर्क करती है या उसमें स्कैटरिंग किस प्रकार की होती है। अब XRD जो होता है ये मोस्टली किसके डिटरमाइन करता है? क्रिस्टल का डिटरमाइन करता है। तो इसके द्वारा क्रिस्टलाइन साइज, फेज कंपोजिशन, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो नैनो पार्टिकल साइज में हो उनका इसके द्वारा डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। और इसके अंदर क्या करते हैं, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न और जो डिफ्रैक्शन पैटर्न का एनालिसिस करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं शेरर इक्वेशन और फिर एस्टिमेट करते हैं पार्टिकल साइज और क्रिस्टलिनिटी का जो है वो उसके बाद में शेरर इक्वेशन के बाद में एस्टिमेशन किया जाता है। लेकिन जो XRD होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है और इसके अंदर लार्ज वॉल्यूम ऑफ सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। जो सैंपल होता है उसका उस वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर चाहिए होता है। इसलिए ये जो मेथड होता है वो थोड़ा कम यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो इसके अंदर जो अपने पास में यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होगी वो कौन से रीजन में प्राप्त होगी? अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन में प्राप्त होगी। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का संगठन, डिटरमिनेशन देयर साइज, जो पार्टिकल्स है उनकी साइज, उनकी सांद्रता और आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप इन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर नैनो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसका आइडेंटिफिकेशन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा इसका जो यूज है वो क्वांटिटेटिवली कैरेक्टराइजेशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नैनो साइज मॉलिक्यूल्स के लिए किया जाता है। मोस्टली जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका जो यूज है वो क्वांटिटेटिवली कैरेक्टराइजेशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नैनो साइज मॉलिक्यूल्स के लिए करते हैं। और इसके अंदर जो सैंपल होता है उसको इरेटेड उसको जब अपने पास में उसके अंदर प्रकाश डाला जाता है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो किस में प्राप्त होती है? अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेज में। और ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर एनालाइट करता है और अपने को स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और वो स्पेक्ट्रम अपने को किसकी जानकारी देता है? एक तो जो पार्टिकल्स है उनका कंपोजिशन किस प्रकार का है, उनकी साइज को डिटरमाइन करता है, उनकी सांद्रता को डिटरमाइन करता है और मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसका आइडेंटिफिकेशन करता है। और ये जो टेक्निक होता है इसका इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन पीक होती है वो किसके नियर होती है? यूवी और विजिबल लाइट के नियर होती है। और यूवी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इसके अंदर कौन सा रूल लगता है? बीयर लैम्बर्ट लॉ लगता है। बीयर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है? ए इक्वल टू माइनस लॉग आई अपॉन आई नोट या इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। आई क्या है अपने पास में? पहले अपने पास में आपतित प्रकाश की तीव्रता और आई नोट तो है आपतित प्रकाश की तीव्रता। और ये जो अपने पास में ये क्या है? परावर्तित प्रकाश की तीव्रता या पारंगत प्रकाश की तीव्रता। ये तो है आई नोट, इधर आ रहा है और जो बाहर निकल रहा है उसकी है आई। एप्सिलॉन सीएल ए क्या है? यहाँ पे एब्जॉर्बेंस है, अवशोषणांक है। एल क्या है? यहाँ पे पाथ लेंथ है। सी क्या है? सांद्रता है। और एप्सिलॉन क्या है? मोलर एब्जॉर्बिविटी है, मोलर अवशोषणांक है। नेक्स्ट कौन सी है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी FTIR, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक तो आपको इसको नाम ध्यान रखना है। FTIR है फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो प्राइमरीली जो है इसका यूज किया जाता है कंपोजिशनल एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस सच एज लिगेंड बाइंडिंग, नॉट डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी। ये डायरेक्ट जो है वो मॉर्फोलॉजी का विजुअलाइजेशन नहीं करता। इसके अंदर जो लिगेंड के साथ में उनकी बाइंडिंग है, केमिकल जो फंक्शनल जो ग्रुप है उनकी इमेजिंग है, उनकी मैपिंग है और बाइंडिंग जो नेचर है उसके बारे में ये जानकारी देते हैं।
अब एप्लीकेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं जो आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है। कार्बन ब्लैक जो होता है, इसका नैनो साइज स्ट्रक्चर मटेरियल का जो यूज किया जाता है वो टायर ऑफ कार इन जो कार होते हैं उनकी जो टायर होता है उनकी लाइफ को इंक्रीज करने में किसका यूज करते हैं? कार्बन ब्लैक का यूज किया जाता है। कार्बन ब्लैक का यूज किस में करते हैं? कार के जो टायर्स होते हैं उनकी लाइफ को इंक्रीज करने में इसका यूज करते हैं। कार्बन जो नैनो ट्यूब होती है उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जिससे अपने स्टार्टिंग में भी बात कर ली थी कि कार्बन जो नैनो ट्यूब जो होते हैं वो स्ट्रोंगर लगभग 100 टाइम स्ट्रोंगर होते हैं स्टील की तुलना में। इसलिए इस कार्बन ब्लैक का यूज किया जाता है टायर की लाइफ बढ़ाने में। इसके अलावा जो नैनो पार्टिकल्स है इनका यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मैग्नेटो रजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी एम रैम इसके अंदर यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है इनके अंदर यूज किसका करते हैं? कॉपर और आयरन एलॉय का। कॉपर और आयरन मिश्र धातु का यूज किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी जो होता है इसका वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। वाटर जो प्यूरिफिकेशन होता है उसके अंदर अपन काम में लेते हैं वाटर प्यूरिफायर काम में लेते हैं। तो आजकल जो नैनो पार्टिकल्स जो अपने पास में एजी जो नैनो पार्टिकल्स है इसका यूज किया जाता है वाटर प्यूरिफायर में। ये पूछा जा सकता है वाटर प्यूरिफायर में किसका यूज करते हैं? तो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का यूज करते हैं। और सिल्वर जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्ट एज अ हाईली इफेक्टिव होते हैं बैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट के। जो जीवाणुनाशक होता है ये किस प्रकार की रिएक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं? जीवाणुनाशक रिएक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। और ये वाटर में से ई कोलाई जो जीवाणु होता है उसको रिमूव करके वाटर को क्या कर देते हैं? प्यूरिफाई कर देते हैं। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर जो वाटर प्यूरिफायर है उसके रूप में सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जाता है, क्योंकि सिल्वर जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो हाईली इफेक्टिव होते हैं जीवाणु नाशक के रूप में। और ये क्या करता है? वाटर में से ई कोलाई जो जीवाणु है उसको रिमूव करके वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। ये भी ध्यान रखना है। सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल्स, कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो अपने आप को खुद ही क्या कर लेते हैं? क्लीन कर देते हैं। जैसे लोटस, लोटस जो प्लांट होता है वो सेल्फ क्लीनिंग का एग्जाम्पल है। तो लोटस जो प्लांट होता है वो मडी वाटर के अंदर पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसकी जो लीव्स होती है, इसकी जो पत्तियां होती है वो ऑलवेज कैसी होती है? क्लीन होता है। तो लोटस प्लांट होता है वो मोस्टली गंदे जो पानी होता है उसके अंदर होता है, लेकिन फिर भी इसकी जो पत्तियां होती है वो हमेशा क्लीन दिखाई देती है। और इनका क्लीन होने का कारण क्या है? कि इस प्लांट की जो लीव्स होती है वो सुपर हाइड्रोफोबिक होती है। सुपर हाइड्रोफोबिक होती है जिस वजह से ये क्लीन रहती है। तो नैनो स्ट्रक्चर ऑन लोटस लीव्स रिपेल वाटर, तो ये सुपर हाइड्रोफोबिक होती है। इसका मतलब ये क्या होती है? विलायक को क्या कर देती है? दूर भेज देती है। मतलब विलायक को एब्जॉर्ब नहीं करती। विलायक से क्या करती है? जैसे वाटर विलायक के रूप में है तो ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो ये क्या कर देती है? वाटर को रिपेल कर देती है। और विच कैरी डर्ट, जिससे ये क्या पत्तियां क्या हो जाती है? सूखी हो जाती है। और ये क्या हो जाती है? आपस में रोल अप हो जाती है। और इस प्रकार से ये पत्तियां क्या होती है? एक दूसरे को क्या आपस में क्या करती रहती है? सेल्फ क्लीनिंग करती रहती है। तो लोटस जो है प्लांट होता है वो सेल्फ क्लीनिंग का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा देखो ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। तो नैनो केमिस्ट्री है इसका मोस्टली जो है वो हाईली यूज किया जाता है मेडिसिन के अंदर। आप सभी जानते हैं सनस्क्रीन के अपन मोस्टली सभी लोग जो है वो सनस्क्रीन का यूज करते हैं। और सनस्क्रीन जो बना होता है उस मोस्टली उसके नैनो पार्टिकल्स जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के नैनो पार्टिकल से बना हुआ होता है। सनस्क्रीन जो होता है उसके अंदर जिंक ऑक्साइड और या सोडियम या सॉरी टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर रहते हैं। और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं कि यूवी जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उनसे क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं या उनको क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे स्किन क्या होती है? डैमेज होने से बची रहती है। जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम जो डाइऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं? यूवी जो रेज होती है या तो उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे या उनको रिफ्लेक्ट कर देंगे, जिस वजह से जो स्किन है वो डैमेज होने से बच जाती है। और इस प्रकार ये सन स्क्रीन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन जो कार्बाइड होता है वो वेरी हार्डेस्ट मटेरियल्स होता है।
और हार्डेस्ट मटेरियल्स होने की वजह से इसका यूज़ कटिंग टूल के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार ये कुछ आरपीसी के अंदर आए हुए हैं। एलुमिना जो होता है, एलुमिना जो L2O3 नैनो पार्टिकल्स का जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, वो एज ए एडिटिव टू ग्रीस टू इम्प्रूव लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी। जो ग्रीस होता है उसकी लुब्रिकेशन जो प्रॉपर्टी होता है उसको इंक्रीज करने में इसका यूज़ करते हैं। इसी प्रकार कैडमियम जो टेलुराइड होता है, इसका जो यूज़ है वो सेमीकंडक्टर के रूप में इसका यूज़ करते हैं। और ये इसका यूज़ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होने की वजह से इसका यूज़ जो है वो सोलर सेल के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी हाई एफिशिएंसी होती है और ये क्या करता है कि इजीली लाइट को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। इस वजह से इसका सोलर जो सेल की जो लाइट है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार गोल्ड जो नैनो पार्टिकल्स है, अभी अपने वहाँ पे देख लिया था, जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स होते हैं इनकी साइज अगर नैनो पार्ट ये कैसे होते हैं बल्क मटेरियल में, तो ये कैसे होते हैं इनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन नैनो साइज पर जो है इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और मोस्टली रिएक्शंस के अंदर इनको कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो गोल्ड जो नैनो पार्टिकल्स है इनका यूज कैटलिस्ट प्रॉपर्टीज के अंदर करते हैं और वेरियस कैटलिस्ट एप्लीकेशंस इसकी पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शन के अंदर गोल्ड का जो है वो कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फुलरीन या कार्बन 16। इसका जो यूज है वो इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल जो डिवाइस होते हैं इनके अंदर इसका यूज करते हैं और इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक सोलर सेल्स और ट्रांजिस्टर, इनके अंदर इसका यूज किया जाता है। तो ये नैनो जो पार्टिकल्स है, नैनो केमिस्ट्री है, इसका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। वैसे नैनो जो केमिस्ट्री है इसके अंदर या नैनो जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन जो है वो मोस्टली मैंने जो है इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी, जो आरपीसी जिसके अराउंड क्वेश्चन पूछती है, उनकी जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर नैनो जो केमिस्ट्री है इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आरपीसी द्वारा पूछे गए। इसके साथ साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी पेपर हुआ था उसमें जो ग्रीन केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे उनकी फिर से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।